अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान जो आज डिस्कस करेंगे दरिया सतलुज में आने वाले हालिया सैलाब को, जिसके सबब आहिस्ता आहिस्ता वहां की ज़रई ज़मीनें ख़राब हो रही हैं। लेकिन इसी दरिया सतलुज के दो मुकामात पर सिर्फ 18 माह के अंदर डैम्स बनाए जा सकते हैं जो हमने नहीं बनाए, और गुज़िश्ता 3-4 सालों से मुसलसल सैलाब आ रहा है और इर्द गिर्द की फसलों को तबाह कर रहा है। जी हाँ, दरिया सतलुज के ऊपर इंडिया ने 3 बड़े डैम बनाए हुए हैं। जब वो डैम बारिशों के सबब भर जाते हैं तो वो इजाफी पानी पाकिस्तान की जानिब छोड़ देता है। अब हमारे यहाँ दरिया सतलुज के ऊपर किसी किस्म का पानी को महफूज करने का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सिरे से है ही नहीं। सारा साल पानी नहीं होता, सिर्फ मानसून के 1-1.5 या 2 महीने यहाँ पर पानी आता है, और उनमें से भी चंद हफ्ते ऐसे होते हैं कि इस कदर ज़्यादा पानी आता है कि यहाँ पर तबाही फेरता है। इसका हल आज से तकरीबन 17 साल पहले 2008 में भावलपुर से इलेक्ट होने वाले MLA बलीगुर रहमान ने दिया था, जो पेशे के एतबार से एक इंजीनियर है। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर रबर डैम बनाए जाएं। उस कॉन्सेप्ट को लिया गया, उस वक्त की शहबाज शरीफ हुकूमत ने इसे अप्रूव भी कर दिया। फिर जो पंजाब का इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसने दरिया रावी और दरिया सतलुज के 8 मुकामात के ऊपर रबर डैम बनाने की जगह लोकेट कर ली। रबर डैम डैमों की एक ऐसी किस्म होती है जिसे ज़रूरत के वक्त फुलाकर एक दीवार की शक्ल दे दी जाती है ताकि आने वाले पानी को रोका जा सके, और जब पानी मतलूब होता है तो उसमें से हवा निकाल दी जाती है तो पानी हासिल कर लिया जाता है। ये बहुत सस्ता बनता है। अब 8 मुकामात में से जो 3 अहम मुकामात फाइनलाइज किए गए, उनमें से दरिया सतलुज के ऊपर 2 मुकामात थे। एक तो भावलपुर शहर के करीब जो N5 जो GT रोड का पुल है उसके नीचे बनना था। दूसरा भावलपुर लोधरा रोड जो है वो जहाँ दरिया सतलुज के ऊपर से गुजर रही है नीचे बनना था, और एक दरिया रावी पर उकाड़ा फैसलाबाद के दरमियान जो पुल है वहाँ पर बनना था। अब ये पुल जो सबसे पहले सेलेक्ट किया गया, जो कि भावलपुर लोधरा रोड के ऊपर बनना था दरिया सतलुज के मुकाम के ऊपर, उसने सिर्फ 1.5 साल के अरसे में 1 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल भी हो जाना था। इस डैम के बनने के बाद कुछ 13 किलोमीटर लंबी झील होनी थी। होना क्या था कि दरिया के नीचे कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाए जाने थे। उन कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के ऊपर वो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना था। बेसिकली ये मोटा फैब्रिक होता है जिसमें से हवा नहीं गुजर सकती, और इसे छुरी या किसी तरीके से काटा भी नहीं जाता। तो जब पानी निस्बतन कम होता है तो आप हवा भर के इस डैम को फुला लेते हैं, एक दीवार खड़ी कर लेते हैं जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और जब कभी आपको पानी की ज़रूरत होती है तो उसमें से थोड़ी सी हवा निकाल देते हैं। तो यहाँ पर जो रबर डैम बनना था उसकी ऊंचाई कोई 10 फुट तक होनी थी और लंबाई उसकी 155 मीटर तक होनी थी, और इसी वजह से इसने 1187 एकड़ की झील बना देनी थी, जहाँ पर 50,000 एकड़ फुट से लेकर तकरीबन 70-75 हज़ार एकड़ फुट तक पानी ज़ख़ीरा होना था। ये समझ लीजिए एक मिनी डैम होता, और अगर 2 जगह पे बना लिया जाता तो दरिया सतलुज में 2 जगह के ऊपर 50-50 हज़ार एकड़ फीट पानी ज़ख़ीरा करके आप 1 लाख एकड़ फीट पानी ज़ख़ीरा कर सकते थे। ये पानी आप भावलपुर शहर की ज़रूरियात के लिए, ये पानी आप लोधरा शहर की ज़रूरियात के लिए मुहैया कर सकते थे। यहाँ पर फ़िशिंग का प्रॉपर इंतज़ाम हो सकता था, यहाँ पर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बहाल हो सकती थी जो आज से 40-50 साल पहले दरिया सतलुज में हुआ करती थी। फिर जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो ज़ेरे ज़मीन पानी का ज़ख़ीरा, उसे रिचार्ज करने में इसने हेल्प करना था। अब इसके लिए पैसे कहाँ से आने थे? वर्ल्ड बैंक के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान में चल रहे हैं उनमें से $75 मिलियन बचे थे, वो इस डैम के ऊपर लगाने थे। उसके लिए वर्ल्ड बैंक से नेगोशिएशन का भी कह किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने इस मामले में ख़ास आगे जाके काम नहीं किया। मैंने ज़ाती तौर पर उस वक्त के भावलपुर के जो चीफ इंजीनियर थे इरिगेशन के, खालिद बशीर साहब, उनको रिक्वेस्ट की थी, उनसे पूछा था कि आप यहाँ पर रबर डैम क्यों नहीं बना रहे। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि जनाब दरिया सतलुज में पानी आता ही कहाँ है,
जिसको हम महफूज करने के लिए डैम बनाए, इतने पैसे लगाएं। तो जनाब खालिद बशीर साहब, अगर आप कहीं बैठे मुझे सुन रहे होंगे, आप रिटायर हो चुके हैं, तो अब ये 4 सालों से हम जो हर साल शोर सुनते हैं दरिया सतलुज के अंदर सैलाब का, ये पानी कहाँ से आ रहा है? आपने कोई इंजीनियरिंग की होगी तभी आप चीफ इंजीनियर लगे, फिर आपने 30-35 साल मुलाजमत भी की होगी। तो मेरे जैसे अगर सहाफ़ी को एक चीज़ पता थी तो आपकी अक्ल पर ताले पड़े हुए थे कि आपको पता नहीं थी कि दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज आ रहा है। उस क्लाइमेट चेंज की वजह से फ़िलहाल चंद साल बारिशें ज़्यादा होनी हैं। तो हम आज पानी ज़ख़ीरा करना शुरू करेंगे तो जाके कल को इससे इस्तेफ़ादा करेंगे। आज हम इस पानी को ज़ाया कर देंगे तो चंद सालों बाद, जैसा कि एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं, खुदा न खास्ता बारिशों का मौसम छोटा हो गया, ड्राई मौसम ज़्यादा हो गया, तो पानी हम कहाँ से लेकर आएंगे? यही अलमिया होता है। हमारे जो अफसरान होते हैं ये अपनी सीट के तो बड़े सके होते हैं। इनको पता होता है कि मैंने इस सीट पर रहना है तो किस मिनिस्टर से बना के रखनी है, किस MNA की हमने चापलूसी करनी है। लेकिन कौमी मफाद के मंसूबों के लिए ये कोई आउट ऑफ वे आकर काम नहीं करते। अब दरिया सतलुज और उस चोलिस्तान के बसने वाले लोग, बहावलपुर के रहने वाले लोग, इन तमाम लोगों को आप जाके पूछें पानी किस कदर कीमती चीज़ है। और ये स्पॉट सिर्फ ये दो नहीं थे, आप दरिया सतलुज के और दीगर जो बहुत सारे पुल हैं वहाँ पर ये डैम्स बना सकते हैं। आप दरिया रावी के अंदर बना सकते हैं। आप इसी तरह का एक डैम जो है चनियोट के मुकाम पे बना सकते हैं, दरिया चनाब के ऊपर। ये डैम हम तो बनाने का सोच रहे हैं ना, अभी हमने पहला भी नहीं बनाया। चाइना इस तरह के 2000 से ज़्यादा रबर डैम बना चुका है, वहाँ ऑपरेशनल है। कितने? 2000 से ज़्यादा। और तो और बांग्लादेश ने दर्जनों की तादाद में रबर डैम्स बना रखे हैं। अमेरिका में रबर डैम कामयाब है, इटली में रबर डैम कामयाब है, और दुनिया के 20 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर यही रबर डैम, यही टेक्नोलॉजी, टेस्टेड टेक्नोलॉजी कामयाब है। जब पानी ज़्यादा आता है वहाँ पर डैम को फुला लिया जाता है, बजाय कंक्रीट की दीवार बनाने के। समझ लीजिए एक मोटे फैब्रिक की दीवार बना दी जाती है जो कि ट्यूब की तरह की होती है। इसी वजह से उसको रबर डैम कहते हैं। उसमें से हवा नहीं गुजर सकती, उसमें हवा भर दी जाती है। अब समझिए जैसे पैराशूट का कोई कपड़ा होता है जिसमें आप हवा भर सकते हैं, हवा निकलती नहीं है। एक मोटे पैराशूट के कपड़े को एक दीवार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और जब पानी चाहिए होता है उसमें से हवा निकाल दी जाती है। आपको बहुत रॉकेट साइंस नहीं रखनी पड़ती। एक तरफ से हवा भरने का सिस्टम रखना पड़ता है, दूसरी तरफ से हवा निकालने का प्रॉपर इंतज़ाम करना पड़ता है। तो ये काम अगर हम नहीं कर सके 17 सालों में, तो आप बाकी जुल्म की क्या दास्तान सुनेंगे। नाज़रीन, आज का एपिसोड हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।